ओसामा जलाली साहब, आप एक सेलिब्रिटी शेफ हैं। ओसामा जलाली जो है ना, वो एक शेफ हैं। दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। क्या रोल प्ले करता है फूड साइंटिफिक तरीके से? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए, एक रेसिपी मुगल एरा में कैसे डेवलप होती थी, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको, क्योंकि उस जमाने में मिर्च नहीं थी। सर, आपकी कोई ऐसी डिश जो पर्सनल फेवरेट हो? मुझे लगता है अगर मैगी बहुत अच्छी बनी हुई है तो वो किसी खराब बने कौरमे से बहुत बेहतर है। क्या आपके फील्ड में कंपटीशन है? नहारी का गर्मी का मसाला और है, सर्दियों का मसाला और है। मेरी जिंदगी का एक मिशन है। ईद आने वाली है। जी जी, ये था जैसी कुर्बानी होती थी, सबसे पहले कलेजी बनती है। अब की शब जब पानी बरसा, अब की शब जब पानी बरसा, इश्क करना, इश्क करना, फिर करते रहना। बिरयानी आई पर्शिया से। बटर चिकन दिल्ली की इजाद है। ये एक ऐसी डिश है, दम पर पकती है और खुशबू से ही भूख बढ़ा देती है। बिरयानी जो है ना, दुनिया की सबसे अच्छी डिश है। इंग्लैंड की नेशनल डिश है। अच्छा, चिकन टिक्का मसाला। सर, आपको किसी शहर के खाने के साथ जिंदगी भर रहना पड़े तो वो कौन सा खाना? दिल्ली में, दिल्ली से अच्छा खाना इस सरजमीन पे कहीं नहीं। एक मसाला जो ईद का हीरो है? कबाब मसाला। ग्रिल या फिर करी? ग्रिल। टेस्ट वर्सेस हेल्थ में पहले क्या आना चाहिए? पहले टेस्ट आना चाहिए। हाँ। और फिर उस टेस्ट की डिश को हेल्दी तरीके से बनाना चाहिए। स्ट्रीट फूड हेल्दी होता है। हेल्दी होता है बिल्कुल, क्योंकि उससे ताज़ा कोई खाना नहीं होता। कि अगर मुझे सबसे अच्छी पुरानी दिल्ली की चाट खानी हो तो मैं किधर खा सकता हूँ? कैसे आप शायरों को इकट्ठा करके एक यूनिट बना के चल रही हैं, ये थॉट कैसे आया आपके दिमाग? आपको शायरी का शौक कब शुरू हुआ? गुरूर इतना न सर चढ़ाओ, बशर है खुदा। आदाब दोस्तों, मैं हूँ सबा पाशा और आप देख रहे हैं द स्टाइलर्स पॉडकास्ट। ये है हमारे पॉडकास्ट का 6वां एपिसोड। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो नीचे ज्वाइन के बटन पे जाके हमें ज़रूर सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जो ना सिर्फ मुग़ल खानों में बहुत ही महारत हासिल किए हुए हैं, बल्कि पुराने ज़माने के जायकों को रिवाइव करने का बखूबी काम कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान भर में अलग अलग शहरों में जाकर फूड फेस्टिवल करते हैं और लोगों को अपने हाथ के जायके से वाकिफ़ कराते हैं। आप एक सेलिब्रिटी शेफ़ हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को अपने हाथ का जायका चखा चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही मोहतरम इंसान ओसामा जलाली साहब की। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि सर आपके साथ में यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मैं आपसे सवालात करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से ख्वाहिश कर रही थी कि आप इंशाल्लाह हमारे पॉडकास्ट में आए और आज वो दिन आ गया है। तो सर, मैं कुछ सवालात आपसे यहाँ पर पूछूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बेखौफ होकर उनके जवाब देंगे। कोशिश करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो लोग आज हमें देखेंगे इस पॉडकास्ट में, वो ओसामा जलाली साहब को अगर नहीं जानते होंगे तो उनके लिए मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ कि कौन है ओसामा जलाली साहब? देखिए, ओसामा जलाली जो है ना, वो एक शेफ़ हैं जी। लेकिन उनकी शुरुआत इतनी आसान नहीं थी और ना ही वो शुरू में एक शेफ़ थे। मैंने अपना करियर शुरू करा था फूड राइटिंग से और द हिंदू न्यूज़पेपर के लिए मैं आर्टिकल्स लिखा करता था। एंड आई ओनली यूज्ड टू राइट ऑन फूड, तो समझ लिया फूड क्रिटिक था। और पैदाइश अगर मैं बात करूँ अपनी, तो वो पुरानी दिल्ली की है और मेरे जो फोर फादर्स हैं वो रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे दादा मुफ्ती थे, वालिद साहब डॉक्टर थे। वो लोग पुरानी दिल्ली शिफ्ट हुए और फिर जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद साहब नोएडा शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी सारी स्कूलिंग नोएडा की हुई है। तो जब करियर शुरू किया, फूड राइटिंग शुरू करी, तकरीबन मैंने 2000 फूड रिव्यूज़ करे पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी। खाने खाए, चखा, देखा, एक्सप्लोर करा और फिर एक बात देखी कि कोई भी रीजनल इंडियन या मुगलई खानों को पेश करने में प्राइड महसूस नहीं कर रहा और हमारे जो खाने हैं वो खोते जा रहे हैं, लॉस्ट रेसिपीज होती जा रही हैं। तो मैंने सोचा इसमें काम करते हैं और इन खानों को जिंदा करते हैं और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पेश करते हैं। देन आई स्टार्टेड अ फेसबुक ग्रुप कॉल्ड लॉस्ट रेसिपीज ऑफ इंडिया। फिर मेरी एक पहचान बन गई कि एक शख्स है जो पुराने खानों को, पुरानी रिवायतों को जिंदा कर रहा है। इसमें मेरी वालदा और मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया। हम डिफरेंट लाइब्रेरीज में गए, डॉक्यूमेंट किया। फ़ारसी की कुछ किताबें थीं,
उनको ट्रांसलेट करा, फिर रिक्रिएट करा, और फिर अलग अलग होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में हमने फूड फेस्टिवल शुरू करे। तो ये एक जर्नी रही मेरी फ्रॉम अ जर्नलिस्ट टू बिकमिंग अ शेफ। तो सर क्या आपको लगता है जैसे आज की यूथ बहुत ही कम करियर ऑप्शन रखती है एक शेफ बनने का, आपको क्या लगता है कि ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आज की यूथ को परस्यू करना चाहिए? एब्सोल्युटली, ये बात पहले थी कि एक इंसान शेफ को इज्जत नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो शेफ किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। बिल्कुल। एंड विद ऑल दिस मास्टर शेफ कमिंग इन द वर्ल्ड, हर बंदा सेलिब्रिटी शेफ बनना चाहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कोई भी सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। बट शेफ प्रोफेशन इज़ अ वंडरफुल प्रोफेशन, बहुत मेहनत मांगता है और बहुत जिम्मेदारी का प्रोफेशन है, क्योंकि खाना बनाना आसान है हाँ। और नहीं भी। जाहिर सी बात है। सर जैसे आपने मुझे अभी बताया कि आप पुराने कल्चर को, पुरानी तहजीब को रिवाइव कर रहे हैं, तो आप जैसे मुग़ल सल्तनत के बारे में आपने पढ़ा होगा, उस ज़माने में जो खाने आते थे, जो खाने लोग खाया करते थे, तो उनमें क्या ख़ास बात रही थी कि वो मुग़ल एरा के कुछ स्पेशल फूड हुआ करते थे, उनको आपको रिवाइव करने की ज़रूरत पड़ रही है, या वो खो चुके हैं? मतलब क्या चीज़ थी उनके अंदर स्पेशल की? देखिए, जब मैं पहले की बात करूं तो पहले का जो मुगलई या मुगलिया सही लफ्ज़ है, वो अगर खाने पे की बात करें तो बहुत डिफरेंट था। वो ये नहीं था जो हम आज खा रहे हैं जी, क्योंकि उस ज़माने में मिर्च नहीं थी। अच्छा। पोर्चुगीज मिर्च लाए हिंदुस्तान, वास्को डी गामा जब गोवा आए तो मिर्च हिंदुस्तान पहुंची। अच्छा। तो मुगलई खानों में मिर्च का कोई तसव्वुर नहीं था, यहाँ तक के जो पुलाव बनते थे, मुतंजन जिसे हम कहते हैं, वो मीठा होता था, चीनी के साथ, नारंगी है, गोश्त है, चावल है, तो वो खाने बहुत डिफरेंट थे। आजकल के खाने जैसे जैसे हर कुछ समझ लीजिए डिकेड्स के बाद खाना इवॉल्व होता है, तो जो दिल्ली का जो खाना है वो बहुत इवॉल्व खाना है, वो डिफरेंट खाना है जो उस ज़माने के मुगलई फूड से था। लेकिन आजकल का जो खाना है वो बहुत थोड़ा स्पाइसी होता है, रोगन ज़्यादा होता है, सिंपल नहीं होता। पहले का मुगलई खाना बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बट फ्लेवरफुल और सिंपल होता था। अच्छा, तो मतलब उसमें ये जो आज के ज़माने आज के इतने मसाले बिल्कुल नहीं होते थे इतने। तो ये स्पाइसेस एक्चुअली हमारे लिए नुकसानदायक नहीं, नुकसान तो मैं नहीं कहूँगा, फायदेमंद भी होते। हर मसाले का अपना फायदा है, हर मसाले की अपनी तासीर है। आपने देखा होगा, हमारे घरों में तो खास तौर पे मेरी जो दादी अम्मी थी, अगर दाल भी बनती है तो उसमें कौन सा बघार होना है वो मैटर करता है। अगर गर्मियाँ आ गई हैं और गोश्त खाना है तो कहती थी लौकी डाल दो, लौकी गोश्त बन गया, क्योंकि गोश्त की जो गर्म तासीर है उसको बैलेंस करना है। तो खाना बहुत साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बनाया जो आजकल हो रहा है, किसी को किसी से पेयर कर दिया और खा लिया। हर खाने के पीछे एक कल्चर, उसका जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस और एक रीजनल इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है। सर जैसे आपने बोला कि खाना बहुत साइंटिफिक है, और हम बचपन से सुनते आते हैं कि एक आदमी का, मैं यहाँ पे इंसान कहूँगी कि एक इंसान का जो दिल का रास्ता होता है वो उसके पेट से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या रोल प्ले करता है फूड साइंटिफिक तरीके से, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देखिए, एक रेसिपी मुगल एरा में कैसे डेवलप होती थी, मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ आपको। हुआ क्या साहब, रेसिपी डेवलपमेंट का तरीका ये था, बादशाह सलामत सबसे पहले जाते थे एक हकीम के पास। हकीम जो था वो मसालों की तासीर के हिसाब से मसाले बताता था, क्योंकि उस जमाने में जितने इलाज थे वो खाने के जरिए होते थे। आज भी आपने देखा होगा, पेट खराब है तो कोई कहता है दही खा लो, खिचड़ी खा लो, कुछ हल्का खा लो। तो उस जमाने में भी पहले हकीम साहब उसकी तासीर के हिसाब से मसाले बताते थे। वो मसाले हैंड ओवर किए जाते थे मसालची के पास, वो वॉज ए स्पेशलाइज्ड पर्सन टू मेक द ब्लेंड्स। तो वो मसाले बनाता था, कबाब मसाला बना दिया, कोरमा मसाला, बिरयानी मसाला या कोई भी मसाला। और वो कुक नहीं था, जो कुक करने का हुनर था वो था बावर्ची के पास। वो फिर ब्लेंड जाता था बावर्ची के पास जो उन मसालों से कुक करता था। तो खाली वो एक बावर्ची की रेसिपी नहीं है, उसके पीछे हकीम साहब की साइंटिफिक रीजनिंग है, मसालों की तासीर है, फिर एक ब्लेंड का बैलेंस है जो मसालची बना रहा है, और बाद में जाके वो जो है एक रेसिपी में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत ही, मैं इस चीज़ को जानती नहीं थी बिल्कुल भी, मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। इस पॉडकास्ट से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इसे पहली मर्तबा जानेंगे। जी बिल्कुल। और एक वाकई आप बहुत ही अच्छे शेफ हैं, मैं आज कह सकती हूँ इस चीज़ को कि आपने इतनी बारीकी से रिसर्च कर रखी है चीज़ों पर। तो सर, अगर हमारी यूथ
आज के ज़माने में एक अच्छा शेफ़ बनना चाहे तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि एक अच्छे शेफ़ की क्वालिटी क्या होंगी, उसकी क्वालिटीज़ के साथ साथ वो कैसे परस्यू करें, कहाँ से शुरुआत करें एक अच्छे शेफ़? देखिए, एक होती है पढ़ाई करना, हाँ, कि आप एक कलरी स्कूल में जाएं, होटल मैनेजमेंट करें, वो एक जरिया है, वो एक रास्ता है, लेकिन मैं उस रास्ते से नहीं आया। जी, दूसरा तरीका है कि आपको लोगों को खाना खिलाने का पैशन हो, मोहब्बत हो, आपको दावतों का शौक हो। मैं उस बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ मेरे घर में हर हफ्ते दावतें होती हैं। मुझे लगता है कि किसी इंसान को तन्हा नहीं खाना चाहिए, किसी ना किसी को बुला के और साथ खाना चाहिए। और जो मैंने सीखा वो सब अपनी वालदा से सीखा। मतलब फ्यूचर में आप जाएं, बहुत अच्छे शेफ बन जाएं, लेकिन बेस आपकी जो स्ट्रांग होती है ना, वो आपके घर से होती है। वो आप किसी भी रीजन के, ज़रूरी नहीं आप दिल्ली के, आप साउथ के हैं, बॉम्बे के हैं, आप बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, लेकिन जो आपके घर का खाना है ना, वो आप बेसिक्स वो आप ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। उसके ऊपर जब आप इमारत तामीर करेंगे पढ़ाई लिखाई के साथ, आजकल मॉडर्न मेथड्स के साथ, टेक्निक्स के साथ, फिर उस खाने को आप अलग लेवल पे लेके जा पाएंगे। लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, तब तक बात बनेगी नहीं। और जैसे म्यूज़िक में भी कहते हैं, मौसीकी में, कि आप जो है वो अपने रियाज जो है ना वो पक्का कर लें, फिर एक बार क्लासिकल आप सीख गए तो फिर आप कोई भी जॉनरा गा सकते हैं। तो सेम विद द फूड। बहुत अच्छी चीज़ है। सर, आपने अभी शुरू में ज़िक्र किया था कि आपने शुरू में जब द हिंदू के लिए राइटिंग शुरू की थी, तो आप अलग अलग लाइब्रेरीज में जाते थे, बुक्स लेते थे, उनको ट्रांसलेट करते थे, काफ़ी मेहनत रही होगी। तो क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मतलब ये सब चीज़ें जो आप कर रहे थे, तो आपने इस चीज़ को मतलब कैसे, क्यों इम्पोर्टेंस दी, क्यों आप इतनी मेहनत करते थे, और क्या क्या रिसर्च आपने की? मैं स्पेशली ये जानना चाहती हूँ, जब आपने इतनी मेहनत की तो जाहिर सी बात है बहुत सारी आपने नॉलेज भी गेन की होगी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में नया नया पता भी चला होगा। तो वो चीज़ें, 2-4 चीज़ें जो आपने जानी है, जो ऑडियंस नहीं जानती होगी, मैं वो जानना चाहती हूँ। देखिए साहब, हुआ एक कि इत्तेफाक कि मैं एक रेस्टोरेंट में रिव्यू करने गया खाना खाने, और मेरी बेटी मेरे साथ गई। तो हमने मंगाया समोसा चाट, जो दिल्ली का समोसा है, बहुत मशहूर है। तो वो आया जहाँ समोसा बिल्कुल क्रम्बल्ड था, टूटा हुआ था, और उसके ऊपर एक हरा फोम था, एक लाल फोम था, झाग थे। तो मेरी बेटी ने पूछा, अब्बा चटनी किधर है? तो मैंने कहा, बेटे ये जो हरी फोम आपको नजर आ रही है, वही चटनी, ये वो हरी फोम के साथ चटनी है। तो कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने खाना मुकम्मल किया, फिर हमने मीठा ऑर्डर किया। हमने कहा फिरनी खाते, तो फिरनी ऑक्साइड के नाम से वो डिश आई, जहाँ पे वो फिरनी में धुएं निकल रहे थे। एक सर्वर आया, उसने हैमर किया, वो टूटी और हमने खाया। बहुत ठंडी फिरनी थी, वो क्रम्बल्स थे। और वापस जाते में मुझे लगा, यार ये 10 साल बाद तो मुझे लग रहा है यही खाना चलेगा। समोसा समोसे की शक्ल में इख्तियार मतलब नहीं होगा, फिरनी फिरनी की शक्ल में नहीं होगी। और मैं बीइंग अ रेस्टोरेंट रिव्यूअर अलग अलग जगह देख रहा था कि नए नए रेस्टोरेंट्स इवॉल्व कर रहे हैं इंडिया में, और मॉडर्न इंडियन क्यूजीन या प्रोग्रेसिव इंडियन क्यूजीन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक मानना है कि आर फ्यूचर लाइज इन आर पास्ट। तो हमें कहीं ना कहीं मुझे लगा कि रीजनल क्यूजीन खो जाएगी। हमारे खाने 10 साल बाद वो नहीं रहेंगे, या 20 साल बाद वो नहीं रहेंगे जो होने चाहिए। तो मैं कहा रिसर्च करते। रिसर्च का जरिया 2 मीडियम थे। Being a journalist, I used to go and review and interview people. माँ जाके किसी दादी से, किसी नानी से मैं रेसिपीज पूछता था कि कोई पुरानी रेसिपी बताइए या क्या तरीके से बनाती थी। दूसरा है रिसर्च वर्क व्हेन यू गो टू द लाइब्रेरीज। तो रामपुर का मैं रहने वाला हूँ, मेरे फोरफादर्स रामपुर के हैं, तो वहाँ पे हिंदुस्तान की सबसे कदीमी लाइब्रेरी है रामपुर रज़ा लाइब्रेरी। और आपको हैरत होगी कि जो एक बाइबल कहते हैं हम मुगलाई क्यूजीन का, आईन अकबरी, उसका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो आज भी रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में महफूज है। तो हम वहाँ गए, बहुत सारी फ़ारसी में लिखी हुई किताबें हैं, जैसे किताब अल तबीग़ है। उसमें से मैंने बहुत सी रेसिपी रिसर्च करी, देखी, फिर उनको ट्रांसलेट किया उर्दू में, फिर उसको कन्वर्ट, उसमें मेजरमेंट्स थे, तोला, छटाक, माशा, मुट्ठी, एक मुट्ठी ये, एक चुटकी वो, मेजरमेंट उस हिसाब से थे। तो फिर उनको टीस्पून और टेबल स्पून में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से रेसिपी फिर थोड़ी स्टैंडर्डाइज करी, और फिर हमने उसे दुनिया के सामने अलग अलग होटल्स में पेश करना शुरू किया। और ये रिसर्च आज भी जारी है, मतलब ये खत्म नहीं हुई है। मैं भी कर रहे हैं। जब भी किसी से मिलता हूँ मैं पूछता हूँ, भाई आप मुझे बताएं आपकी दादी या आपके घर में कोई ऐसा है जो मुझे पुराने खाने सिखा सकता है। तो ये एक लाइफ गोइंग प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग।
जिसे इंसान को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। सीखना तो हमेशा ही चाहिए, हमेशा, इंसान बिल्कुल को। बिल्कुल। सर जैसे आज के ज़माने में लोग अपनी हेल्थ से ज़्यादा टेस्ट को तवज्जो देते हैं कि कोई चीज़ टेस्टी है तो जाके एकदम खाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आजकल कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग भी हैं जो बिल्कुल खाने को छोड़कर वो बेचारे कुछ ही चंद चीज़ों पे जिंदा हैं। तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उन बेचारों के लिए दोनों तरफ से ही एक ऐसी चीज़ बताएं कि वो ना टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े ना हेल्थ से। देखिए, एक तो बेचारा नहीं है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, मैं ऐसा कहता हूँ। और हेल्थ पे ज़्यादा मुझे देख के मुझे लगता नहीं लोग समझेंगे मैं सही आदमी हूँ बात करने के लिए। लेकिन फिर भी देखिए, टेस्ट और जो फैट है, यानी कि जो आप कह रही हैं घी या रोगन जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे वेट नहीं बढ़ता। मेरी एक फिलॉसफी है। वेट बढ़ता है क्वांटिटी से। हमारे मज़हब इस्लाम में भी बताया गया कि इंसान को मुतदल होना चाहिए और उसके फ़ायदे बहुत हैं। तो ऐसे खाने में भी जो एतदाल का रास्ता इख्तियार करता है, जो बैलेंस खाता है, मतलब मेरे वालिद साहब मजाक में कहा करते थे, जहर भी बहुत कम मिकदार में खाओगे मियाँ तो मरोगे नहीं, और चावल भी बहुत ज़्यादा खाओगे तो मर जाओगे। तो क्वांटिटी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ आप खाएं। लेकिन किसी के लिए टेस्ट प्रायोरिटी होती है, किसी के लिए हेल्थ प्रायोरिटी होती है। हाँ, ये तो है। सर आपकी कोई ऐसी डिश जो पर्सनल फेवरेट हो? मुझे खाने सारे अच्छे लगते हैं, मतलब बने हुए अच्छे होने चाहिए। मुझे लगता है अगर मैगी बहुत अच्छी बनी हुई है तो वो किसी ख़राब बने कौरमे से बहुत बेहतर है। तो सही मज़ा होना चाहिए, सही तरीके से बनी होनी चाहिए और मोहब्बत से बनी होनी चाहिए, तो अच्छी होती है। आपको याद है कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली डिश कौन सी बनाई थी? पहली डिश आई गेस अंडे का ऑमलेट ही बनाया होगा घर में, क्योंकि अक्सर मैं एग्स मुझे बहुत पसंद है, तो वो मैंने बनाया होगा। आई कुडंट रिकॉल बट स्टिल आई थिंक। और कोई ऐसी डिश जो जब आपने बनाई हो और आपको महसूस हुआ हो अंदर से कि अब मैं शेफ बन चुका हूँ? शेफ बन चुके वाली बात नहीं है। देखिए, हमने एक डिश रिवाइव करी जो कि है गोश्त का हलवा, मटन का हलवा। और वो एक ऐसी लॉस्ट रेसिपी है कि लोग उस तरफ ना सोचते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला तो आप भी हैरत में आ गई कि मटन का हलवा कैसे बन सकता है, गोश्त का हलवा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो अब वर्ल्ड मीठा होता है बिल्कुल, जैसे आप किसी बादाम का हलवा खा रही हैं, मूंग का हलवा खा रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे इतनी मकबूलियत दी कि वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े एक्टर्स, हीरो हीरोइन, बड़े बड़े शेफ्स हिंदुस्तान के सब लोग उसे खा चुके। और मैं दावे के साथ उसे खिलाता हूँ, जब भी किसी को खिलाता हूँ और कहता हूँ आप खा के बताइए किस चीज़ का हलवा है, और आज तक कोई नहीं बता पाया है कि ये गोश्त का हलवा है। आपको हैरत होगी, मैंने एक इंटरव्यू में मेरे फेस्टिवल में कौन बनेगा करोड़पति जो आप देखती हैं, उसका जो स्क्रिप्ट है, या कोई मास्टर इंडिया के बॉर्नवीटा क्विज कॉन्टेस्ट आता था, मिस्टर बासु उसके ब्रेन होता था उनका सारे वो क्विज बनाने में, ही इज द क्विज मास्टर ऑफ अ कंट्री। तो वो मेरा खाना खाने आया, मैं बोला सर आज मुझे मौका मिला है, मैं आपका क्विज करना चाहता हूँ, मैं आपको एक डिश खिलाऊंगा और आप मुझे बताइए वो किस चीज़ से बनी है। एंड ही फेल्ड। और फिर उन्होंने फिर ट्विटर पे जाके लिखा भी, मतलब मैंने लिखा कि आई फेल द क्विज मास्टर टुडे इन क्विज। एंड तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने खाया, वो बहुत सारे। हाँ, तो ये बहुत नई सी चीज़ मैंने भी सुनी। हाँ, बहुत नई सी है, लेकिन आप मेरे ख्याल से पॉपुलर होती जा रही है, क्योंकि हम काफ़ी, और मेरा जो रेस्टोरेंट है एड मजलिस, उसमें भी हम ये डिश पेश करते हैं। ठीक है, हम ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मुझे याद है राजकुमार राव जो एक्टर हैं, वो खुद तो वेजिटेरियन है बट मेरा खाना बहुत पसंद करते हैं। वेज, उनकी वाइफ नॉन वेज खाती हैं, बहुत पता लिखा, वो भी एक्ट्रेस है। तो वो एक बार आया, उसामा भाई मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, मुझे आप गोश्त का हलवा पैक करवा दें, मैं लेके जाऊँगा, शाहरुख सर की फिल्म चल रही है रावण का शूट, मुझे उन्हें खिलाना है। तो यहाँ से पैक करा के लेके गए बॉम्बे, और शायद उन्होंने उन्हें पेश किया होगा। बहुत अच्छी बात। सर जैसे आपने अपनी जर्नी बताई अभी हमें, और आपने माशाल्लाह सब कुछ बताया कि आपने कैसे अपनी शुरुआत की और कैसे आपने रिसर्च की, तो इस दौरान एक शेफ को क्या स्ट्रगल आता है कि अगर आप काम करना शुरू कर रहे हैं? देखिए, रेसिपी गार्ड करने में या खाने को डॉक्यूमेंट करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है रिसर्च में, कि कोई रेसिपी बताना नहीं चाहता। मतलब हर यहाँ ना एक कल्चर है, मतलब इंडस्ट्री में शेफ्स की, कि लोग छुपाते हैं। पुराने जो उस्ताद होते हैं ना, जब कोई नया ट्रेनी बहुत जोश और खरोश से आता है कि मैं खाना बनाना सीखूंगा, वो जिस वक्त उन्हें वो जो चुटकी का मसाला डालना होता है ना, मुट्ठी की, वो कहते ज़रा प्याज काट के लाना, ज़रा पानी लाना,
और इतनी देर में वो काम कर देते हैं। तो और कोई भी लेडी जो मैंने इत्तेफाक मैं दूर का जाऊं, मेरी वालदा वो खाना किसी को नहीं सिखाती, मतलब वो अपनी नंद और देवरानी जितनी भी लोग हैं किसी को भी असल रेसिपी नहीं बताएंगी, कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट जो है वो छोड़ देंगी। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि खाना बनाना एक आर्ट फॉर्म है। Exactly. वो एक आपका हुनर है और वो चाहते हैं कि वो आप हर इंसान चाहता है वो उसके पास रहे। हाँ. क्योंकि उससे उसकी रिकॉग्निशन है। Exactly. तो इसलिए वो उसको गार्ड करते हैं, आसानी से देते हैं, उसे देते हैं जब उन्हें लगता है एक शागिर्द में कैपेबिलिटी है कि वो इस नुस्खे को संभाल लेगा और फर्दर इवॉल्व करेगा, तो लोग शेयर करते। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये प्रॉब्लम जरूर आती थी कि असल रेसिपी लोग छुपाते थे। फिर मसाले, पुराने ज़माने के मसाले थे, बहुत से अब नहीं मिलते, वो क्वालिटी नहीं मिलती। मेरा ताल्लुक क्योंकि थोड़ा सा पुरानी दिल्ली से है, मेरे वालिद साहब यूनानी डॉक्टर थे, तो फतेहपुरी के पास जो अपनी एशिया की सबसे बड़ी स्पाइस मार्केट है खारी बावली, मैं वहाँ पे बहुत सारे हकीमों को जानता हूँ जिनसे मैं मसाले सोर्स करता हूँ अपने। और आपको हैरत होगी, जैसे नहारी ले लीजिए, नहारी का गर्मी का मसाला और है, सर्दियों का मसाला और है, ये आमतौर पे लोग नहीं जानते, वही तासीर वाली बात आ जाती है। हाँ. तो इस हिसाब से ये छोटी मोटी निटी-ग्रिटीज होती है। सर, आप मुझे इतनी सारी चीज़ें बता रहे हैं जो मैं पहली मर्तबा सुन रही हूँ। मैं अक्सर देखती हूँ कि हर फील्ड में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, बच्चे MBBS करने जाते हैं, लॉ करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत आजकल देखने को मिलता है। क्या आपके फील्ड में कंपटीशन है? कंपटीशन कहाँ नहीं है। आज आप एक सड़क पे झाड़ू लगाने खड़े हो जाइए तो वहाँ कंपटीशन है, मतलब कोई फील्ड ऐसा नहीं है। और देखिए, कंपटीशन से कभी ना घबराएं, मतलब बिल्कुल ना घबराएं। मेरे अम्मी के चचा थे एक शायर, शरफ जैदी साहब, बहुत मशहूर, उनका एक शेर मुझे याद आता है जो मुझे हमेशा हौसला देता है कि आबे ज़र से शरफ लिखने की, सब लोग सुने ये बात मेरी, जो अपना भरोसा छोड़ेंगे एक रोज वो नीचा देखेंगे। तो आदमी को बस अपने में भरोसा करे और मेहनत करे जाए, रास्ते तो अल्लाह ताला बनाता है, कोई मसला नहीं। बहुत अच्छा सर। जैसे अभी कुछ वक्त बाद ईद आने वाली है, तो हमने सोचा कि कुछ सवालात ईद स्पेशल रख लेते हैं। तो जैसे ईद उल अज़हा पे लोग जो मीट होता है, जो मटन होता है, उसकी रेसिपीज बनाते हैं, जो रेसिपीज आमतौर पे चलती हैं। जी। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ नया आप उन लोगों को बताएं, 2-3 रेसिपीज, तो खैर क्या, कुछ ऐसी डिशेस के नाम कि वो अपने घर पे ट्राई कर सकें। देखिए, अब ये बड़ा मसला है, मैं बता दूं उनको रेसिपी पता नहीं हो तो बताने का फायदा नहीं। तो सर आप रेसिपी क्योंकि मैं कौन से गोश्त का हलवा बना लीजिए, वो तो हैरत में पड़ जाएंगे कि नया तो है, चैनल को आके हम कैसे बनाएंगे। सर सिखाएंगे। तो हाँ, हमारे चैनल है एक उसामा जलाली फूड वर्ल्ड, वहाँ मैं खाना सिखाता हूँ लोगों को, वहाँ आके देख सकते हैं। और मैं कुछ नहीं छुपाता, मेरी जिंदगी का एक मिशन है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जैसे इल्म बांटता चलूँ, बांटने से बढ़ेगा, ऐसे ही मैं सोचता हूँ रेसिपी सिखाऊं ताकि लोग वो उसे महफूज कर सकें। लेकिन आमतौर पे हमारे घरों पे ये था, जैसी कुर्बानी होती थी सबसे पहले कलेजी बनती है। आम मुसलमान घरों में ऐसी होता है कि कलेजी फ़ौरन ताज़ी चीज़ है, उसको ज़्यादा स्टोर नहीं करना चाहिए, तो वो बनती थी। अक्सर लोग बिरयानी बनाते हैं, लेकिन एक बड़ी आसान सी डिश है हमारे रामपुरी, कच्चे कीमे की टिकिया। वो क्या करते हैं, बस क्विक रेसिपी है, आप कीमा लीजिए, लहसुन अदरक डालिए, धनिया हल्दी नमक मिर्च डालिए, थोड़ा सा गरम मसाला डालिए और मामूली सा 1 चम्मच में आप पपीते का पेस्ट डाल दीजिए। पपीते का पेस्ट जी, उससे टेंडराइज हो जाता है। गोश्त अगर हार्ड है और उसको आपको बिल्कुल गलाना है तो आप पपीता 1 चम्मच डाल दिए, बिल्कुल मतलब मखमल की तरह हो जाएगा। प्रोटीन उसका वो ब्रेक कर देता है। आप उसको फिर तल के खा लीजिए, टिक्की बनाइए, कबाब बनाइए हाथ से और उसको आप तल के खा लीजिए। बहुत जायकेदार होता है, बहुत मजे का। और सर एक आधा डिश और बता दें आप। एक डिश आप आमों का सीजन है इस वक्त, गुड़म्बा या कह लिए अमरस कहते हैं हमारे रामपुर में। कच्चे आम को लीजिए, चीनी में उसको पकाइए, एक तरफ सूजी का हलवा बनाइए, सूजी भून लिया आप, और उसमें वो आप चाशनी में पकी हुई अमिया जो है वो उसमें डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए और उसको बस आप भून लीजिए। इतनी जायकेदार, कुछ खट्टी कुछ मीठी वो डिश बनती है कि बहुत मजा आता है। और ये बिल्कुल सही वक्त है उस डिश को बनाने का, क्योंकि आमों का परफेक्ट टाइम है। तो सर मैं जरूर ट्राई करूंगी। अभी आपने माशाल्लाह एक शेर पढ़ा था, और मैं खुद भी जानती हूँ कि आपको शायरी का काफी शौक है और हम भी शायरी के फील्ड से हैं, तो मैं आपसे कुछ शायरी सुनना चाहूंगी, कोई नज्म, कोई गजल। देखिए, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार लिख लेता हूँ। एक नज्म मैंने लिखी थी जब मैं शायद 10th-11th क्लास में था, वो मुझे याद है, वो मैं सुनाता हूँ आपको। वो कुछ इस तरह है कि
अब की शब जब पानी बरसा, अब अब की शब जब पानी बरसा, तुझसे मिलने को ये दिल तरसा। वाह। बूंदों की कतारों को जब देखा, बूंदों की मासूम सा उसमें तेरा चेहरा देखा। वाह। आपने जब मिट्टी को छुआ, हाँ। जाने क्यों मुझे कुछ हुआ। हाँ। मिट्टी की सौंधी महक से वाह वाह। तेरी सांसों की खुशबू जाग उठी। आज फिर तुझसे मिलने की एक लहर सी दिल में। अरे वाह। तो बहुत छोटी सी नज़म है ये, उस लिखी थी। और एक ये आपने 10th स्टैंडर्ड, ये मैंने 10th स्टैंडर्ड में लिखी बहुत थी। खूबसूरत। और एक अभी लिखी लास्ट मंथ, वो मुझे फोन में से देख के हाँ, पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल। इश्क करना, इश्क करना, फिर करते रहना, फिर करते रहना, ये सबके बस की बात नहीं। ये सबके बस की बात नहीं। इसमें आगे बढ़ना, इसमें आगे बढ़ना, फिर बढ़ते रहना, फिर बढ़ते रहना, ये ये सबके बस की बात नहीं। कठिन सफर है, कठिन सफर है, इस पर चलना, इस पर चलना, फिर चलते रहना, फिर चलते रहना, ये सबके बस की बात नहीं। तुम मेरा हाथ थामो, तुम मेरा हाथ थामो, फिर थामे रहना, फिर थामे रहना, ये सबके बस की बात नहीं। एक किसी का हो जाना, एक किसी का हो जाना, फिर बस उसका होके रहना, फिर बस उसका होके रहना, ये सबके बस की बात नहीं। इश्क करना, फिर करते रहना, ये सबके बस की बात नहीं। बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा आपने। चलिए, सर कुछ फन टास्क हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर खेलना चाहती हूँ। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको पसंद आएंगे और हमारी ऑडियंस को भी। सर मैं यहाँ पे कुछ डिशेस के नाम लूंगी और आपको क्विकली बताना है कि डिश कौन सी कंट्री से आई है या किस जगह से बिलोंग करती है। बिरयानी। बिरयानी आई पर्शिया से। बटर चिकन। बटर चिकन दिल्ली की इजाद है। पिज्जा। पिज्जा इटली। हलवा। हलवा अरब। नूडल्स। चाइना। 4000 साल पहले मैं आपको बताऊं, नूडल्स चाइना में आए और फिर वहाँ से वो दुनिया में ट्रैवल करे। तो एक तरीके जो सिवई है ना, हिस्टोरियंस कहते हैं सिवई उसी नूडल्स से इवॉल्व होके सिवई बनी। बहुत अच्छा। मंचूरियन। दिल्ली, हिंदुस्तान, कैलकाटा की इजाद है। अच्छा। चाइना में ऐसी कोई डिश नहीं होती। बर्गर। मे बी जर्मनी एंड अमेरिका। जर्मन बर्गर्स आर वेरी वेरी पॉपुलर, बट अमेरिका में भी इसका ओरिजिन सुशी। जापान। तंदूरी चिकन। दिल्ली। फालूदा। हिंदुस्तान और मुगल एरा की इजाद है। फालूदा समझ लिया हुमायूं ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हुमायूं ने फालूदा सबसे पहले दिल्ली में बनवाया। ओह वेरी गुड। समोसा। अगेन पर्शियन। अच्छा। संबुशेक करके एक डिश बनती थी जो वहां से हिंदुस्तान आई। इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान आए तो उन्हें यहाँ पे जब वो आए तो उन्हें एक हाई टी पेश की गई, उसमें समोसे का जिक्र भी मिलता है। जलेबी। अगेन मिडल पर्शिया आई गेस। गुलाब जामुन। अगेन बाहर से पर्शिया। चाय। चाइना। लेकिन चाइना आई गेस जो चाय पीता था वो बिना दूध के पीता था। अच्छा। दूध के साथ जो चाय है वो हिंदुस्तान की इजाद किया है। राजमा। राजमा किडनी बीन्स, साउथ अमेरिकन। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि काफी डिशेस पर्शिया से आई हैं, तो क्या आपको इन सब चीजों का आपने इसके ऊपर रिसर्च की है? जी, बहुत करी मैंने। अच्छा। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मालूम है इसके बारे में। तो मैं अभी एक सेगमेंट और है, इसमें मैं आपसे रिडल्स पूछूंगी, आपको थोड़ी सी हिंट दूंगी कि कौन सा फूड है, आपको गेस करना है। ठीक है। ये एक रॉयल डिश है जिसका नाम बादशाहों से जुड़ा हुआ है। इसमें ड्राई फ्रूट्स और क्रीमी टेक्सचर होता है। बादशाह, शाही टुकड़ा। अरे वाह। ये स्ट्रीट फूड है जो दिल्ली की पहचान है और हर गली में मिलता है। खट्टा मीठा गोलगप्पा, विदाउट अ डाउट। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एक ऐसी डिश है जो दम पर पकती है और खुशबू से ही भूख बढ़ा देती है। बिरयानी जो है ना दुनिया की सबसे अच्छी डिश है। बहुत अच्छी बात। ये एक क्रीमी और बटरी डिश है, दुनिया भर में इंडियन कुजीन के नाम पे जाना जाता है। बटर चिकन टिक्का मसाला। एक मैं एडिशन दे दूं आपको। ये इंग्लैंड की नेशनल डिश है। अच्छा। चिकन टिक्का मसाला। अरे वाह। और वो बाकी आप गूगल करेंगे, वहाँ की नेशनल डिश चिकन टिक्का मसाला। अरे वाह। ये एक ऐसा डेजर्ट है जो गरम बहुत पसंद किया जाता है और हर फेस्टिवल की जान होता है। इसका रंग ठंडा बहुत आई गेस, जैसे गरम। हाँ, गरम। गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए। अगर आपको एक डिश को हिस्ट्री का मास्टरपीस डिक्लेयर करना हो तो कौन सी डिश होगी? बिरयानी।
अच्छा, एक ऐसी चीज जो लोग गलत तरीके से खाते हैं और आपको बहुत इरिटेट करती है? कोई भी बिरयानी में सालन मिला के खाता है ना, नहारी मिला लेते हैं कुछ लोग, या जो भी, मुझे तो बहुत कोफ्त मुझे भी होती है, irritate करेगी। वो मेरी समझ में नहीं आता। अगर आपको एक दिन के लिए मुगल एरा का शेफ बना दिया जाए तो कौन सी डिश आप पहली मर्तबा बनाएंगे? भाई गोश्त का हलवा बनाएंगे हम तो। अरे वाह, एक इंग्रेडिएंट जो अंडररेटेड है लेकिन आपके नजदीक वो सुपर हीरो है? छोटी इलायची। अच्छा, स्ट्रीट फूड या फाइन डाइन? ऑलवेज स्ट्रीट फूड। ओके, आपने कौन से टीवी शोज किए हैं? मैंने बहुत सारे करे। एपिक चैनल पे लॉस्ट रेसिपीज आता था, फिर थालीज ऑफ इंडिया, मैंने लिविंग फूड्स पे आया शायद, वो थालीज ऑफ इंडिया किया। फिर कुणाल कपूर के साथ माय येलो प्लेट, उसका सीजन करा। ऐसे बहुत सारे शोज करे मैंने टीवी में। आपके कोई ऐसे सेलिब्रिटी जो आपके दोस्तों में ही शामिल हो? हाँ, कह सकते हैं राजकुमार राव मेरे काफ़ी करीब हैं। अरे वाह। मतलब काफ़ी करीब हैं, और अक्सर दिल्ली आते तो वो खाना ज़रूर हमारे यहाँ खाते हैं। सर, आपको किसी शहर के खाने के साथ जिंदगी भर रहना पड़े तो वो कौन सा खाना? दिल्ली में, दिल्ली से अच्छा खाना इस सरजमीन पे कहीं नहीं है। एक डिश जो नाम से सिंपल लगती है लेकिन टेक्निकली बहुत टफ होती है? अगेन बिरयानी। अच्छा, अगर आप एक शेफ नहीं होते तो आप किस फील्ड में होते? मैं एक स्पोर्ट्समैन होता। अरे वाह। मुझे वेट लिफ्टिंग का शौक है, मैंने बहुत सारे स्टेट चैंपियनशिप जीती हैं। अच्छा। बचपन में मैं क्रिकेट खेलता था तो इंडिया अंडर 15 में सेलेक्ट हुआ था, तो मैं स्पोर्ट्स में होता किसी ना किसी फील्ड में। ठीक, एक फूड ट्रेंड जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद? फ्यूजन करना हद से ज़्यादा, कि वो फ्यूजन कंफ्यूजन बन जाए। अभी मैंने देखा कुछ एक आध हफ्ते पहले ही किसने गुलाब जामुन स्मैश बर्गर बनाया, जहाँ वो गुलाब जामुन को हॉट प्लेट पे स्मैश करते हैं और फिर चाशनी उसकी बंद पे डालते हैं, बर्गर बंद के उस पर गुलाब जामुन रख के देते हैं। मैं रिलेट नहीं कर पाता, लोगों को पसंद आता हो। अगर कोई आपकी डिश को क्रिटिसाइज करता है तो? मुझे मज़ा आता है। अच्छा। मैं सीखता हूँ मैं कि क्या गलती करी मैंने और कैसे बेहतर कर सकूँ। एक ऐसा टेस्ट कॉम्बिनेशन जो लोगों को अजीब लगता है लेकिन आपको बहुत पसंद है? मुझे ठंडे कड़ी चावल बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। मेरे घर में कभी कड़ी बनती है तो मैं सेम डे नहीं खाता, मुझे लगता है फ्रिज में रख दिया जाए, और नेक्स्ट डे कड़ी चावल मुझे ठंडे बहुत अच्छे लगते हैं। एक ऐसी डिश जो आप किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहेंगे? ऐसी कोई डिश नहीं है। पता है दुनिया में इतने मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ जायके हैं कि हर चीज़ किसी ना किसी को पसंद आती ज़रूर है। तो ऐसी कोई डिश नहीं जो मैं मना करूँगा कि मत खाओ। मत खाओ। किचन का कोई ऐसा रूल जो हर घर में होना चाहिए? हाइजीन। मुझे लगता है जो भी आप पका रहे हैं अच्छे से धो के साफ उसे ज़रूर पकाएं। वो खाने में भी रिफ्लेक्ट करता है, जायके में भी रिफ्लेक्ट करता है, प्लस उसके मतलब हाइजीन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मेंटेन ज़रूर करना चाहिए। अगेन ये शायद सवाल रिपीट हो सकता है कि आपकी सिग्नेचर डिश कौन सी है? मटन हलवा। अरे ये तो मुझे लगा गोश्त का हलवा। वही मटन हलवा। अच्छा, मटन का हलवा। हाँ, मुझे लगा हलवा। अच्छा ठीक, बहुत अच्छा। एक ऐसा मोमेंट जब आपको लगता है हाँ, जब आपने कुछ ऐसा ट्राई किया हो, बनाया हो कि मैं सच में शेफ बन चुका हूँ? नहीं, ऐसा तो मुझे कभी नहीं लगा। अच्छा। लेकिन हाँ, जब मैंने अपना रेस्टोरेंट खोला एट मजलिस नोएडा में, तो मुझे लगा बहुत जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। अब मैं एक रेस्टोरेंट ओनर हूँ और चला रहा हूँ एक रेस्टोरेंट को, तो मुझे उस पर मेहनत करनी चाहिए, और वाकई बहुत एक जिम्मेदारी का काम है। तो मुझे तब मैंने सोचा थोड़ा कुछ शायद अचीव कर लिया मैंने। क्या मुगलिया या मुगलई डिश में वेज होता है? बिल्कुल होता है। औरंगजेब वेजिटेरियन बादशाह था। अरे, ही नेवर एट, मतलब आप हैरत होगी। इनफैक्ट शाहजहां, आप वो खाती हैं मुरादाबादी दाल? हाँ। आप मुरादाबाद से हैं? हाँ। वो किसने बनाई? मुझे नहीं पता। जिनके नाम पे मुरादाबाद नाम रखा गया, हाँ। मुराद बख्श साहब, जो शाहजहां के तीसरे बेटे थे और वेजिटेरियन थे और दालों का शौक रखते थे, तो उनके खानसामाओं ने ये मुरादाबादी दाल उनके लिए बनाई। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये मिथ है कि मुगले है तो वेज नहीं होगा। सर, जैसे अभी ईद का वक्त आने वाला है, लोग ईद को बहुत ज़्यादा खाने से जोड़ते हैं, कुर्बानी होती है, जाहिर सी बात है खाना। तो जब गोश्त या जब घर आता है गोश्त लोगों के, तो उसको लोग हैंडल नहीं कर पाते। बाज़ लोग जो है जल्दी से उसको बांट के ख़त्म कर देते हैं, बाज़ बहुत दिन तक स्टोर करते हैं। दोनों ही चीज़ें मेरे ख्याल से सही नहीं है। हाँ, तो आप क्या बता सकते हैं कि कैसे उसे हाइजीन के साथ मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले और आसान हर इंसान का काम हो जाएगा, बहुत सी औरतें ये देख के खुश भी होंगी, आप सबके 1-1 kg के पैकेट्स बना दें।
अच्छा ठीक। सिंपल, क्योंकि अक्सर क्या होता है घरों में, पूरा गोश्त उठाया, थैली है, उसको फ्रीजर में डाल दिया, वो जम गया। अब जब आप उसे पकाएंगी तो उसको आप थॉ करेंगी, फिर तोड़ेंगी, फिर बचा हुआ फिर आप फ्रीज कर देंगी, ये खराब होता है। आप 1-1 केजी के पैकेट्स बना लें, या जितना आपके कंज्यूम होता है एक बार में, उसके पैकेट्स बनाएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बनाना है तो खाली एक पैकेट निकाला, आपने बना लिया, कोई मसला नहीं है। ठीक। ये सबसे बेटर तरीका है स्टोरेज का। और जितना हो सके फ्रीजर में रखें, और टेम्परेचर रेगुलेट ना, मतलब डिफरेंशिएट ना होने दें कि कभी वो थॉ हो जाए, कभी पानी छोड़ दे, ऐसा अवॉइड करें, मेंटेन करना। कितने वक्त तक हम मीट को आप मीट को चला सकते हैं? महीना 2 महीना, कोई मसला, एक बार फ्रीज हो जाए, अच्छा, माइनस में चले जाए बहुत स्ट्रांगली, आप आराम से चला सकते हैं। सर जैसे मैंने अभी आपसे सवाल भी किया था कि कौन सी डिशेस ऐसी हो सकती हैं जो लोग बना सकते हैं, इसके अलावा भी अगर 1-2 डिशेस आप बता सकते हैं लोगों को तो बेहतर रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप जब मीट लें तो उसमें तली बोटी एक चीज बनती है, क्योंकि वैसे आमतौर पे नहीं बनती मटन का स्टार्टर, क्योंकि कम मिकदार में लोग मटन लेते हैं, अगर क्योंकि इफरात से होता है मटन बकरा ईद पे या कोई भी किस्म का मीट, आप उसमें मसाला ला के, वही मैंने जो बताया, पपीता ला के बोटियों में छोड़ दें, लेकिन कम से कम 2-2.5 घंटे आप उसे छोड़िए, फ्रिज में रख दिए उस चीज को, और बाद में उसको आप तल के खा लीजिए, क्योंकि वो जब मीट ज्यादा होता है, और बकरा ईद के गोश्त में एक बात होती है, फैट कंटेंट हाई होता है, क्योंकि कसाई जो होते हैं इतनी सफाई से गोश्त नहीं बनाते, तो चिकनाई काफी होती है उसमें। तो आप उसको जब आप फ्राई करेंगे, बहुत जूसी और बहुत अच्छी सी बोटियां तैयार। सर एक क्वेश्चन ये है कि ट्रेडिशनल जो कुकिंग होती थी उसमें स्लो कुकिंग को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, तो ये स्लो कुकिंग और फास्ट कुकिंग ये क्या है? क्योंकि मैं पर्सनली भी इस चीज़ को जानती नहीं। तो देखिए, हल्की आंच पे जब आप खाना बनाते हैं तो जो खाना जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक टेम्परेचर में बनता है, क्योंकि अगर आप जैसे है ना, आप अगर एकदम से आंच तेज कर दें, बहुत एकदम से चीज भुन जाएगी, तो वो कंप्लीटली अंदर से पकेगी नहीं, बाहर से जल जाएगी। तो इसलिए जब एक धीमी आंच पे बनता है खाना तो वो इवन तरीके से बनता है। और दम से ज्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है किस बर्तन में आप बना रहे, उसकी जो पेंदी है, उसका जो तला है, वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तांबे के बर्तन है, बहुत अच्छी बात है, कलई करा के आप उसको इस्तेमाल कीजिए। तो किस बर्तन में बना रहे हैं ये भी बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, तो ज्यादातर कौन से बर्तन यूज करते हैं? तांबा, मैं तो तांबा यूज करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा जैसे लोग स्टील यूज करते हैं, वो स्टील यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एल्युमिनियम बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आमतौर पे हमारे घरों में है कि दूध उबालना है तो एल्युमिनियम का बर्तन है, उसको ले लिया है। खाना के बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। हेल्दी खाना स्टोर भी तावा में ही करना चाहिए। खाना स्टोर आप किसी भी माइक्रोवेव से, अवन जो बर्तन होते हैं प्लास्टिक वाले, उसमें भी आप कर सकती हैं, पैकेट्स में कर सकती हैं, जो पाउच में कर सकती हैं, कोई मसला। अच्छा सर, कुछ क्विक क्वेश्चंस। जी बताएं। रेड मीट या वाइट मीट? रेड मीट। अच्छा, फ्रेश मीट या फिर रेस्टेड मीट? फ्रेश मीट। सबसे पहली डिश जो आप ईद के दिन बनाते हैं? कलेजी। अच्छा, एक मसाला जो ईद का हीरो है? कबाब मसाला। ग्रिल या फिर करी? ग्रिल। सॉफ्ट गोश्त का एक सीक्रेट? एक तो पकने में वक्त दीजिए उसे। अच्छा, कचरी वगैरह पपीता लगाना जरूरी नहीं है, उसको आप हल्की आंच पे पकने में वक्त दीजिए, यही सीक्रेट है। एक डिश जिसके बिना ईद अधूरी है? बिरयानी। बिरयानी के बिना ईद अधूरी है, ठीक है। सर कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए सवाल, क्योंकि आजकल लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और मेरे ख्याल से वो लोग भी देखेंगे तो उनके लिए भी एक सेगमेंट डाला था। टेस्ट वर्सेस हेल्थ में पहले क्या आना चाहिए? पहले टेस्ट आना चाहिए, और फिर उस टेस्टी डिश को हेल्दी तरीके से बनाना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड। सर ऑयल या घी स्मार्टर चॉइस क्या है? घी हेल्दी भी है, बेहतर भी है, जायकेदार भी है। ओके। फ्राइंग या ग्रिलिंग क्या चूज करेंगे? ग्रिलिंग। ग्रिलिंग, ठीक है। एक हेल्दी मिथ जो लोग फॉलो करते हैं लेकिन वो असल में हेल्दी नहीं होता? कि भाई चीनी को रिप्लेस कर दो गुड़ से, गुड़ का मीठा मीठा नहीं होता। अच्छा, गुड़ भी उतने नुकसानदेह है अच्छा, जितनी चीनी है। और आमतौर पे हमारे घर में शहद, कहते हैं शहद पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डायबिटिक कोई है तो भी वो कहता है नहीं, मीठा मीठा है, चाहे वो शहद का हो, चाहे गुड़ का हो, चाहे चीनी का हो। मैं भी इस चीज को मानती थी। बिल्कुल। व्हाइट राइस या ब्राउन राइस? मैं खाता रोज ब्राउन राइस हूँ, लेकिन मुझे व्हाइट राइस बेहतर पसंद। अच्छा, एक इंग्रेडिएंट जो हेल्दी लगता है लेकिन ओवर यूज्ड है? चिया सीड्स हेल्दी है लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे। अच्छा, वो ठीक नहीं है? नहीं, ठीक है, अच्छी है, लेकिन किसी की चीज जो आप अगर एक्स्ट्रा यूज करेंगे। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स? एग्स। स्ट्रीट फूड को हेल्दी कैसे बनाया जाए? वन ट्रिक। स्ट्रीट फूड हेल्दी होता है,
हेल्दी होता है? बिल्कुल, क्योंकि उससे ताज़ा कोई खाना नहीं होता। अच्छा, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, आपको ताज़ा खाना मिले नहीं मिले ये डाउट है। लेकिन अक्सर लोग स्ट्रीट फूड को हेल्दी नहीं समझते। नहीं, मेरे ख्याल से स्ट्रीट फूड फ्रेश होता है, जो फ्रेश है आप वो रिकमेंड हेल्दी कर है। रहे हैं लोगों को? हाँ बिल्कुल, आप स्ट्रीट फूड खाएं। साफ-सुथरा एक तो बना फ्रेश होता है, बट हाइजीन इम्पोर्टेंट है। हाइजीन इम्पोर्टेंट है। शुगर रिप्लेस करना चाहिए या उसे कंट्रोल करना चाहिए? अगर कंट्रोल कर लें तो बेटर है, रिप्लेस भी कर सकते हैं दूसरे ऑल्टरनेटिव से, बट अगर कंट्रोल करें तो बेटर। रात में खाना अवॉइड करना चाहिए या फिर कम खाना? थोड़ा सोने के और खाने के बीच में गैप होना चाहिए। सुन्नत भी मगरिब के बाद खाना है, बेस्ट टाइम है खाना खाने के। ऑयल को रिप्लेस करना बेहतर है या फिर उसको कम यूज करना? ऑयल को जितना रिप्लेस कर दें उतना अच्छा। जैसे आपने कहा घी से। हाँ, घी पे आ जाए बहुत बेटर। लोग अक्सर प्रोटीन पाउडर लेते हैं, हाँ, जो असल डाइट है उसे छोड़कर प्रोटीन पाउडर, तो आपको क्या लगता है वो ठीक है या फिर? बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली कोई परेशानी नहीं है। अच्छा? लेकिन बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन मैं आपको ये बता रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खाने से आप अपनी बॉडी का प्रोटीन इंटेक पूरा करें। अच्छा। वो प्रोटीन सप्लीमेंट उस पे लिखा होता है। हाँ। सप्लीमेंट मतलब अगर एक चीज नहीं हो पा रही, कंप्लीट नहीं नहीं हो पा रही, तो उसको आप किसी तरीके से सप्लीमेंट कर दें। तो कितनी अहमियत है बॉडी में प्रोटीन की, कि अगर आप खा के प्रोटीन नहीं ले पा रहे तो आप उसको सप्लीमेंट कर दिए, लेकिन प्रोटीन इंटेक अपना पूरा रखिए। ये सवाल पूछने से पहले मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप कहेंगे नहीं प्रोटीन पाउडर नहीं, बिल्कुल हेल्दी है। हाँ, मतलब होना चाहिए ओरिजिनल, फेक बहुत आते हैं इंडिया में, बट प्रोटीन बिल्कुल हेल्दी है और जरूर। एक हैबिट जो हमें वेट लॉस करने में हेल्प करती है, क्वांटिफाई करना अपना खाना। मैंने ऐसे क्वांटिफाई न्यूट्रिशन, आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। थोड़ी सी मुश्किल टर्म्स है, बट जितना आप खा रहे हैं उससे ज़्यादा आप बर्न कर रहे हैं। बेसिकली जो आपकी एक बॉडी की एक रिक्वायरमेंट होती है, मान लिया आपका जो BMR है, एक आपकी टोटल डेली एक्सपेंडिचर है, उससे आप कम खाएं। अगर आप 500 कैलोरी के डेफिसिट में रहते हैं, 3500 कैलोरीज एक हफ्ते की हो जाती हैं, तो आपका आधा किलो वजन कम हो जाता है। इट्स वेरी साइंटिफिक। वेट लॉस जो है ना, बिल्कुल एक कैलकुलेशन है। तो सर क्या आप मतलब कोई ऐसा रूटीन बता सकते हैं कि हर किसी का डिफरेंट है, कोई जर्नल रूटीन के इंसान? जर्नल मैं एक बताऊंगा, जिसका भी जो भी बॉडी वेट है उतने ग्राम प्रोटीन उसे खाना चाहिए। अगर आप 60 किलो के हैं, 100 किलो के हैं, तो 100 ग्राम प्रोटीन खाइए। 60 के तो 60 ग्राम प्रोटीन दिन में कंज्यूम करना, एक दिन के अंदर मिनिमम प्रोटीन इंटेक रखिए। बाकी आप अपनी कैलोरीज का 20% फैट से पूरा कीजिए। फैट में घी, तेल, बटर सब ले लीजिए, कोई मसला लोग नहीं है। लेकिन आजकल बहुत कार्ब्स से बचते हैं, तो ना, कार्ब्स से बचना नहीं चाहिए, सही कार्ब्स खाने चाहिए जी। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, सिंपल कार्ब्स होते हैं। सिंपल कार्ब लाइक वाइट राइस, ब्रेड जो गई। कॉम्प्लेक्स कार्ब ब्राउन राइस हो गए, ओट्स हो गए, वो देर से डाइजेस्ट होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। तो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। कार्ब दुश्मन नहीं है, कार्ब आपके दोस्त हैं, आपको एनर्जी सप्लाई करते हैं। तो लेकिन आपको वही सेम मतलब कैलोरीज के हिसाब से करना। सर जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो ब्राउन ब्रेड होते हैं जी, वो एक्चुअली बेचे जाते हैं मार्केट में कि हेल्दी होते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस आजकल देखी कि वो ब्राउन जो ब्रेड होते हैं वो कलर होता है सिर्फ, और बेसिकली मैदा ही होता है। तो वो ठीक नहीं है। ठीक नहीं, मैं इतना ठीक नहीं मानता, लेकिन मैं कुछ बेकरी से सोर्स करता हूँ, जो इंडिविजुअल बेकर्स है वो ब्राउन ब्रेड बनाते हैं ब्राउन फ्लावर से, वो बेटर है। एक पर्सनल क्वेश्चन, मैंने ये चीज सोची नहीं थी कि आपसे पूछूंगी। जैसे रोटियां जो हम बनाते हैं अपने घर में, तो वो एक होता है जो व्हाइट वाला आटा होता है जिसमें व्हाइट रोटी आती है, और एक होती है ब्राउन वाली रोटी। तो उसमें से दोनों ही ठीक है या फिर वो ब्राउन बेहतर है? जिसमें हस्क हो, जिसमें 2-3 आटे मिले हों, कोई चना मिला हो, कोई ज्वार मिला हो, वो आटा बेटर है, क्योंकि आप उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिला के लो कर देते हैं। तो मार्केट में क्यों वो वाइट आटा बेचा जाता है? हाँ, वो मैदे की वजह से, खूबसूरती के लिए, ताकि रोटी अच्छी बने। आपने देखा होगा जब आप 3-4 किस्म के आटे मिला के रोटी बनाती है, वो सॉफ्ट नहीं बनती। सॉफ्ट नहीं बनेगी तो बिकेगी नहीं। मार्केट में जितना रिफाइन कर देंगे आप प्रोडक्ट को, उतना ज्यादा। एक ये मिथ है कि लोग कहते हैं हमारे बाप दादा तो रोटी खाते थे, पतले थे, अब रोटी दुश्मन हो गई हमारी। ऐसा कैसे? भाई वो रोटी का आटा मुख्तलिफ था। आज जो ब्रांड्स बना के और मार्केट करके आपको दे रहे हैं, वो रिफाइन करके दे रहे हैं बहुत से, ताकि आपको मजे में अच्छी लगे। नहीं तो आप उसका आटा खरीदेंगे नहीं।
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस। मैं ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर जब से मैं बचपन से दिल्ली में यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं हम, तो हमारा आटा गांव से आता है। तो जब भी मैं लंच लेके जाती हूँ तो मेरी रोटी ब्राउन होती है, बाकी सबकी वाइट होती है। आपकी सबसे ज्यादा हेल्दी होती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि भाई क्यों इतना फर्क आ रहा है। जी, वो ठीक है। खैर, बहुत अच्छे जवाब थे सर आपके। सर, ये एक सेगमेंट जैसे आपने अभी शायरी सुनाई थी, तो कुछ शायरी मैं आपसे एक शेर रहेगा, उसका ऊपर वाला जो मिसरा होता है, मिसरा उला, मैं वो पढ़ूंगी, आपको मिसरा सानी पढ़ना है। तो उम्मीद है कि आप इसमें कामयाब रहेंगे। देखते हैं, मैं इसमें वादा नहीं कर सकता, खाने से बात की बात होती तो बात। आपने खाने के बहुत अच्छे जवाब दिए, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे ये सब जवाब तलब करके, लाइक सुनकर। पहला शेर ये है, दिले नादान तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरक्षा है। बहुत अच्छा। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाए की। परवीन शाह की सहायता। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कितने ऐश से रहते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे वो लोग होंगे जो उसे बातें। बहुत अच्छा। एक लफ्ज मोहब्बत का इतना सा फसाना है, ये सिमटे तो दिले आशिक और फैले तो ज़माना है। बहुत अच्छा। बहरहाल आपने बहुत अच्छा क्योंकि आप जैसे फूड के बारे में बता रहे थे तो मैं भी बड़ा अनजान फील कर रही थी, तो मैंने सोचा आप सर से अपनी मेरे ख्याल से मैंने 80% तो अचीव कर लिया। बहुत अच्छा, बढ़िया। सर, ये एक टास्क और रहेगा आपके साथ। आप भी सोच रहे होंगे कितने सारे टास्क हैं। अब ये टास्क ऐसा है कि आपको एक सेलिब्रिटी को या फेमस पर्सन को कॉल करना है, उससे बताना है कि मैं एक पॉडकास्ट में हूँ, और थोड़ा बहुत इंट्रो, क्योंकि हम लोग अक्सर शायरी वाले लोगों को फ़ोन करते हैं तो वो अपने अशार पढ़ देते हैं, तो आप जिससे भी बात कर रहे हैं उस लिहाज से उससे सवाल कर सकते हैं। ठीक है। तो मेरे एक दोस्त है शेफ राजीव गोयल जी, उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि वो पुरानी दिल्ली के एनसाइक्लोपीडिया है। अच्छा। हाँ, हिंदुस्तान में जितने फॉरेनर्स आते हैं उनको फूड टूर वो कराते हैं और गली नुक्कड़ में लेके जाते हैं, और जहाँ की चुनिंदा जो चीजें हैं वो उनको वो खिलवाते हैं। तो आज उनसे पता करते कि सबसे अच्छी मेरे ख्याल से जो बेड़मी पूरी है, जो सुबह हलवा पूरी मिलता है ना, नागौरी हलवा, वो कहाँ मिलता है पुरानी दिल्ली में। वो पुरानी दिल्ली के एक्सपर्ट है। अब देखते हैं हमारा फोन उठाते हैं या नहीं। जी भाई, क्या हाल? राजीव भाई, क्या हाल चाल? अति उत्तम भाई, बताइए हुक्म। यार, हम ना एक पॉडकास्ट में हैं और हमसे एक आ गया कि अपने किसी दोस्त को आप फोन करें जो हमें कुछ यूनिक खानों के बारे में बताएं। तो मैंने बोला मेरे एक दोस्त है राजीव गोयल साहब, और वो पुरानी दिल्ली के एनसाइक्लोपीडिया है स्ट्रीट फूड के। अरे भाई, तो मुझे आप ये बताएं कि अगर मुझे सबसे अच्छी पुरानी दिल्ली की चाट खानी हो तो मैं किधर खा सकता हूँ? देखिए, जो अब बहुत मिलती नहीं है चाट, वो मिलती जो अभी भी जो सर्व कर रहे हैं वो आपको मिलेगी किनारी बाजार में पदम चाट में। अच्छा। जो आज भी पत्ते पे खिलाते हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल तरीके से खिलाते हैं और वही पुराना जायका। ढाक के पत्ते पे खिलाते हैं और वो इंसिस्ट भी करता है कि पत्ता चाट लो। ओह, अमेजिंग। चले, बहुत बढ़िया। अगर आपको पता हो तो जो ट्रेडिशनल जो ओरिजिनल चाट है दिल्ली की, हाँ जी, उसके अंदर वो अपना दाल का वो करते हैं, अपना क्या कहते हैं उसको, कलमी वड़ा। ठीक। हाँ, कम लोग हैं उसको बनाने वाले आजकल, वो है ही नहीं। ठीक, मतलब लोगों को पता भी नहीं है। सही बात है। देखिए साहब, हमारे दोस्त भी ऐसे हैं जो पुरानी चीजों का शौक रखते हैं और हमें बताते हैं। चलो, शुक्रिया राजीव भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा सर, ये था पॉडकास्ट जो मैंने आपसे सवालात किए जी। हम हमेशा एक टास्क डालते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है क्योंकि मैं लुत्फ लेना चाहती हूँ हर किसी गेस्ट से कि वो मुझे होस्ट करे और मैं उनकी गेस्ट लुत्फ नहीं, आप उससे गुजरना चाहती हैं जिससे हम गुजरते हैं। ठीक है सर, आप मुझसे कुछ सवालात कर सकते हैं जो भी आपके दिल में आए। तो ठीक है। अभी आप हमारे गेस्ट होस्ट हैं और मैं आपकी गेस्ट। चलिए, ठीक है। आदाब शबा साहिबा, बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और मैं बहुत खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को
कि मैं आज आपको होस्ट कर रहा हूँ। और आज मेरा जो मकसद है ना, वो ये जानना है कि शायरी की दुनिया में जो आपने धमाल मचाया हुआ है, कैसे आप शायरों को इकट्ठा करके एक यूनिट बना के चल रही हैं, ये थॉट कैसे आया आपके दिमाग में? सर, थॉट तो जब हम किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हमारी सोच वहाँ तक महदूद हो जाती है मेरे ख्याल से। जब मैंने शायरी स्टार्ट की और मैं इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह ये सब पोस्ट करने लगी, तो लोगों ने अप्रोच किया, अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, मैं पढ़ने लगी वहाँ पे, फिर ऐसे आगे चलते गए। तो उसी महदूद सोच के साथ मैंने सोचा मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करती हूँ। शायरी के फील्ड में तो मैं कर रही थी जो कर रही थी, फिर मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया क्योंकि मेरी जान पहचान सिर्फ शायरों से ही थी। तो मेरे पॉडकास्ट में बाय डिफॉल्ट शोरा ही आए। उन्होंने अपनी शायरी, अपना कलाम यहाँ पे पेश किया और लोगों को वो बहुत पसंद आया और माशाल्लाह से हमारा पॉडकास्ट अभी थोड़ा ग्रो कर रहा है। Very nice. तो वही चीज़ के जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो महदूद सोच रही मेरी, कि जो मेरी शायरी से रिलेटेड लोग थे, उसके बावजूद मैंने ये सोचा कि शायरी एक अलग फील्ड है, लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा, एक बहुत ही अलग सा फील्ड है। उसके अलावा भी अगर हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप हैं, आप अपने फील्ड में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और भी फील्ड्स हैं। तो मैंने उसके अलावा भी सोचा कि सिर्फ शायरी तक नहीं, और भी लोगों को हम लोग इस मुकाम पे, मतलब इस पॉडकास्ट में बुलाएं और उन्हें मौका दें और हमें भी मौका मिले कि हम उनके बारे में जानें। ठीक है। दूसरा सवाल, आपको शायरी का शौक कब शुरू हुआ? सर, शायरी का घर में पहले से ही माहौल था। मेरे घर में मेरी अम्मी भी शायरी किया करती थी। जब वो मेरी उम्र में थी या मुझसे छोटी थी, और मेरे पापा को बहुत शौक था। वो अल्लामा इकबाल साहब को बेइंतहा सुनते थे जब मैं छोटी थी। तो मुझे काफ़ी चीज़ें उनकी याद भी हैं और बहुत ज़्यादा उनको बारीकी से समझती थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को समझ नहीं आती, मैं उनको समझ पाती हूँ माशाल्लाह। तो वही शौक रहा। और फिर चीज़ें होती हैं ना कि जब बच्चा चीज़ों को देखता, जैसे सपोज कीजिए कोई डॉक्टर है तो उसका बच्चा जो है वो डॉक्टर ही बनता है अल्टीमेटली। ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन रग़बत होती है, एक सोच होती है। तो वही माहौल देखते देखते मुझे भी शौक आता रहा। मैं बहुत मुशायरे सुनती थी बचपन में यूट्यूब वगैरह पे, फिर वो होता रहा और फिर उस चीज़ में। आपके फेवरेट शायर? अल्लामा इकबाल साहब। आपका फेवरेट शेर? मेरा अल्लामा इकबाल साहब के बहुत शेर हैं, इनफैक्ट और भी शोरा के शेर हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एक जवाब शिकवा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। उस्सीउल असल है रिफ़त पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुज़र रखती है। तो ये सब चीज़ें अल्लामा इकबाल साहब की मुझे बहुत। ठीक है। आपका अपना कोई फेवरेट जो आपने लिखा हो, आपका अपना शेर? मेरा अपना फेवरेट शेर, अच्छा मैं फेवरेट तो नहीं कहूँगी, सब शेर मुझे, क्योंकि सब हमारे लिए भी ये होता है कि फेवरेट रेसिपी कौन सी है, तो मैं कहता हूँ भाई सब अच्छी है। एक मैं शायरी सुनाती हूँ, उसका मतला छोड़ दीजिएगा क्योंकि मतला अक्सर लोगों को मतलब थोड़ा नाराज़ कर देता है। ठीक है। तो वो कुछ इस तरह है, ये आजकल के बेचारे शायर कहे हैं जिसका सिरा नहीं है, या लिखे कह सकते हैं आप इसको। ये आजकल के बेचारे शायर लिखे हैं जिसका सिरा नहीं है, अदब की महफिल में जा रहे हैं, अदब का इनको पता नहीं है। जला दी बस्ती उजाड़े गुलशन, जला दी बस्ती उजाड़े गुलशन, किए हैं कितने यतीम तुमने। जला दी बस्ती उजाड़े गुलशन, किए हैं कितने यतीम तुमने, बिलखते बच्चों की सिसकियों से अभी भी दिल क्या भरा नहीं। गुरूर इतना न सर चढ़ाओ, बशर बशर है खुदा नहीं। बहुत माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने अच्छे सवालात पूछे हमसे। तो दोस्तों, ये थे ओसामा जलाली साहब और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बेहद ख्याल रखिएगा।